वेलकम क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर लीस्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा था। उम्मीद है आप लोगों को लीस्ट स्क्वायर मेथड काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने आपको बताया था कि लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमें एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करना होता है और उस स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को फिट करने के बाद भी क्वेश्चन कुछ बातें बोलता है निकालने के लिए। ये मैंने पहले ही आपसे कहा था और मेरे पास उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाउट आया जो मुझे आज एज ए टॉपिक कराना था। ये जो है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज के अंदर 3 ईयर मूविंग, 4 ईयर मूविंग, 5 ईयर मूविंग एवरेज ये भी करा दिया, प्लस लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर किस तरीके से हम लोगों को इस लीनियर स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करना होता है ये भी मैंने आपको सिखा दिया। और क्वेश्चन में हो सकता है वो कुछ बातें और बोले, जैसे कि देखिए इसमें 4 पॉइंट बोले हुए हैं, तो इन पॉइंटों को कैसे निकालते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इस जो टॉपिक है इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बच्चे ने मुझे डाउट दिया था कि सर ओरिजिन ईयर कैसे लेते हैं, या ओरिजिन ईयर किताब वालों ने अपनी तरफ से ले लिया है। ऐसा नहीं होता क्लास। अगर बुक वालों ने अपनी तरफ से ओरिजिन ईयर ले रखा है तो वो उनकी गलती है, क्योंकि ये राइटर्स बुक है और राइटर्स कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मिसप्रिंट कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से उसमें ऊपर लिखा होगा 1990 टेक एज ओरिजिन ईयर। अगर नहीं लिखा है और उसके बाद उन्होंने ले लिया तो ये क्वेश्चन गलत है। ओरिजिन ईयर लेने की सारी संभावनाएं मैंने आपको समझा दी थी कि या तो क्वेश्चन में ऊपर लिखा होगा तो उसे ओरिजिन ईयर ले लेना, और अगर ऊपर ना लिखा हो तो हमें सेंटर वाले को लेना होता है। और तीसरी बात मैंने आपको साथ साथ ये भी बताई थी कि कई बार सेंटर में 2 ईयर बच जाते हैं तो उनके मिड को लेते हैं और आगे 2 लगाते हैं, जिससे कि वो इवन में बन जाए, क्योंकि कभी भी जो ईयर होते हैं वो डेसिमल में नहीं होते। इन 3 संभावनाओं के अलावा और कोई संभावना नहीं है जिससे ओरिजिन ईयर निकाला जाता हो, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, और इसके बाद एक डाउट मुझे बच्चों ने इंडेक्स नंबर का भी दिया है। इंडेक्स नंबर हमने इससे पहले कंप्लीट किया था, बट डाउट आज आया है तो वो भी मैं आज आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है द सेल्स ऑफ द कमोडिटी इन थाउजेंड्स आर गिवन बिलो। हमें ईयर और सेल्स दी हुई हैं, ये देख लीजिए, ईयर ये दे रखे हैं, सेल्स ये दे रखी हैं। बोला गया है यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपने एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करना है। मैं आपको बताऊं कि ये जो नीचे के पॉइंट होते हैं ना, ये ऑटोमेटिक आप कैलकुलेट कर लोगे। सिर्फ आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड अच्छे से निकालना है। तो आइए पहले हम स्ट्रेट लाइन ट्रेंड निकालें। तो देखिए मैं क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमें जो टेबल गिवन है मैं वो टेबल पहले बना लेता हूँ, और इसमें कुछ ज़्यादा काम है इसलिए कॉलम थोड़े से छोटे छोटे बनाना या कॉलम ज़्यादा बनाना, ठीक है। तो एक साइड पे लिखा हुआ है ईयर 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ये ईयर दे रखे हैं। साथ में हमें सेल्स गिवन है 82, 86, 81, 86, 92, 90 एंड 90। ओके, आपको पता ही है कि ये हमारे लिए वाई होता है। अब हमें एक्स निकालना है। एक्स बराबर होता है टाइम माइनस ओरिजिन ईयर। आइए देखते हैं ओरिजिन ईयर क्या होगा। तो 3 वैल्यूज़ ऊपर से छोड़ी, 3 वैल्यूज़ नीचे से छोड़ी, तो ओरिजिन ईयर बीच में 2002 आ रहा है, तो ये 2002 हमने ओरिजिन ईयर ले लिया।
अब इसके बाद देखिए x निकालेंगे हम, तो 1999 में से अगर 2000 घटाएं तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये x हो गया। इसके बाद हमें x और y को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 माइनस का 346, 2 छिक 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो माइनस का 172, माइनस का 81, 0, 92 और 180 और 270। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो बच्चों यहाँ 2 आएगा, 246 आएगा। तो ये एक्स वाई निकाल लिया। अब हम निकालेंगे एक्स का स्क्वायर, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। बस इतने ही कॉलम बनाने हैं, इससे ज़्यादा कॉलम आपको नहीं बनाने होते, आपको पता ही है ये सारी बातें। अब इनका टोटल करेंगे, तो आइए देखते हैं क्या टोटल आ रहा है हमारे पास। तो अगर हम इसका टोटल करें तो ये हो गया 10 और 4 14, 14 दूनी 28। इनको जोड़ेंगे तो इनके लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए क्लास, अगर हम इसको कैलकुलेटर से ऐड करें तो टोटल आएगा 43। ठीक है, आप इसे जोड़ लीजिएगा, -1, -2, -3, -6 और ये +6, तो ये 0 हो गया। और अगर इसे हम कैलकुलेटर से जोड़ें तो ये आएगा 607। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारा टोटल कर लिया, लेकिन थोड़ा स्पेस छोड़ के रखना है क्योंकि इसमें कुछ और भी चीज़ें उसने निकालने को बोली हैं। अब आपको स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करना है, तो आपको पता है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y = a + bx। तो इसे इक्वेशन मान लिया हमने, और अब हमें a और b ढूंढना है। और आपको याद होगा कि a और b ढूंढने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। पहली इक्वेशन है सिग्मा y = na + b सिग्मा x। ठीक है, तो x की y की सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो पहले सिग्मा y, ये है 607 = na, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है, a + b सिग्मा x 0, तो 607 = 7a। तो ये देखिए 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 86.7, 86.7। ठीक है, तो ये मेरा a हो गया। अब a मिल गया। a मिलने के बाद विद्यार्थियों, अब तुम्हें दूसरी इक्वेशन निकालनी है। दूसरी इक्वेशन होती है सिग्मा xy = a सिग्मा x + b सिग्मा x²। सिग्मा xy का टोटल कितना है, तो जी xy का टोटल 43 है। a सिग्मा x 0, b सिग्मा x², सिग्मा x² है 28। ठीक है जी, तो ये हो गया 43 = b28। अब आप देख रहे होंगे कि a 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, और b जो है वो 28 के साथ मल्टीप्लाई में है। और अगर कोई भी चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई में हो तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये देखिए, ये मैं डिवाइड में ले गया, = b, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.53, एंड दैट इज b। तो आप देखेंगे a भी निकल गया और b भी निकल गया। अब इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारा स्ट्रेट लाइन ट्रेंड y = क्या बना, a 86.7 + b 153 और साथ में x, एंड दिस इज योर आंसर। है ना सिंपल क्लास।
यानी कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करना इट्स नॉट अ बिग डील, आप आराम से स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट कर सकते हो। ठीक है, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये तो हमने आपको लास्ट क्लास भी समझा दिया था। अब इसमें कुछ चीज़ें वो और फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं। वो कह रहा है व्हाट इज़ द एनुअल चेंज इन सेल। बताओ सेल्स में एनुअल चेंज कितना है। आपको यकीन नहीं होगा, ये सारे पॉइंट बहुत सिंपल है निकालना। अगर आपको स्ट्रेट लाइन ट्रेंड निकालना आता है ना, तो उसके बाद इन पॉइंटों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो दूसरा पॉइंट है एनुअल एवरेज चेंज, या एनुअल चेंज बोला है उसने, एनुअल चेंज। तो जब भी कभी वो किसी भी वैल्यूज़ में एनुअल चेंज माने, तो एनुअल चेंज का मतलब बी होता है। तो जो भी आपका बी निकला होगा वही आपका एनुअल एवरेज चेंज होगा। तो देखिए बी की वैल्यू कितनी आई है, यानी एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमारा एनुअल चेंज होता है। तो बी 1.53 आया है, तो ये हो गया 1.53 हमारा एनुअल एवरेज चेंज, है ना, सिंपल। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बातें आपको रिमेंबर रखनी है कि किसको क्या बोलते हैं। तो जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है बच्चों, ये जो बी होता है, ये हमारा एनुअल चेंज होता है। नाउ तीसरा पॉइंट जो है वो इसमें बड़ा ध्यान देने वाला है। कहता है ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1999 टू 2005। ये लाइन आपको पहले बहुत अच्छे से समझनी है, तभी करना है इसको। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू 1999 टू 2005, यहीं रुक जाइए। पहली बात तो ट्रेंड वैल्यू क्या होती है। देखिए ये जो तुमने निकाला हुआ है ना y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और इससे जो इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन जो है ये ट्रेंड वैल्यूज़ को शो करती है। किसको शो करती है? ट्रेंड वैल्यूज़ को। आइए एक बार पहले मैं बहुत सिंपल वे में बताता हूँ। हम ऐसा करते हैं, पॉइंट थर्ड को छोड़ देते हैं, पॉइंट फोर समझते हैं पहले, क्योंकि पॉइंट फोर में ही ट्रेंड का राज छुपा हुआ है। क्या कह रहा है वो? व्हाट इज एक्सपेक्टेड सेल ऑफ 2010। आपको एक्सपेक्टेड सेल बतानी है 2010 की। अब एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है कि कितनी सेल 2010 में हो सकती है, नॉट एक्चुअल, क्योंकि ये तो फ्यूचर है। हमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्शन करनी है, एक्सपेक्टेशन लगानी है। तो 2010 की वो सेल मांग रहे हैं, तो 2010 की सेल हम कैसे निकालेंगे? तो आप ये देखिए, हमने इन सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक लीनियर रिलेशन बनाया ना। इस लीनियर रिलेशन की मदद से हम तुरंत ये पता लगा सकते हैं कि 2010 की एक्सपेक्टेड सेल क्या होगी, अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। तो उस अंदाजे को ही बेटा ट्रेंड वैल्यू कहते हैं। तो जो पॉइंट थर्ड में वो बोल रहा है ना ट्रेंड वैल्यूज़ निकालो, तो वो ये बोल रहा है कि अंदाजे वाली वैल्यूज़ निकालो। ठीक, रिलैक्स होके समझना, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाता रहूँगा। आइए पहले फोर्थ पॉइंट निकालते हैं, फिर और ज़्यादा मैं आपको क्लियर करूँगा कि क्या मतलब होता है ट्रेंड वैल्यूज़ का। तो हमें सेल्स निकालनी है 2010 की। अब देखिए 2010 की सेल कैसे निकलती है। इधर आओ, पहले मुझे ये बताओ, ये तुमने एक्स कैसे निकाला? सर टाइम में से ओरिजिन ईयर को माइनस करके, है ना। ये टाइम है, इसमें से ओरिजिन ईयर माइनस करा तो एक्स आ गया। और सेल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? वाई से। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स है वो बराबर होगा टाइम माइनस ओरिजिन ईयर 2002। तो ज़रा दिमाग की बत्ती जलाइए, अगर मैं 2010 में से 2002 को घटा दूं तो मेरी एक्स कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी। और अगर यही एक्स की वैल्यू 8 मैं उसके अंदर पुट कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? वाई की। और वाई क्या है जी? सेल्स। तो बस यही करना है,
y इज इक्वल टू 86.7 प्लस 1.53 मल्टीप्लाई बाई 8। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर कभी भी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने को बोले तो आपने टाइम माइनस ओरिजिन ईयर का यूज़ करते हुए आपने पहले x की वैल्यू निकालनी है, और जो भी x की वैल्यू आएगी अगर उसी x की वैल्यू को आप जोड़ देंगे या पुट कर देंगे इस स्टेटमेंट के अंदर तो ऑटोमेटिक तुम्हें y मिलेगा, और y हमारी क्या है, सेल्स है। तो ये देखिए कितना आया इसे, तो 8 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया और इसमें जोड़ा तो ये आ गया 98.94, 98.94। तो ये है एक्सपेक्टेड सेल 2010 की। ये एक्चुअल नहीं है, हो सकता है एक्चुअल वाली इससे थोड़ी ज़्यादा हो, यह हो सकता है एक्चुअल वाली इससे थोड़ी कम हो। ये हमने ट्रेंड फिट किया और ट्रेंड फिट करके एक एक्सपेक्टेशन निकाल दी कि ये ऐसा हो सकता है। आई होप कि आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे और ये भी सीख पाए होंगे कि कैसे सेल को प्रिडिक्ट करते हैं। तो कई सवालों में ये जो आप देख रहे हैं इसमें 4 पॉइंट थे, ऐसा नहीं होता कि सभी में 4 पॉइंट आए। हाँ, फिट करने को तो ज़रूर बोलेगा कि एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करो, और बाद में एक्सपेक्टेशंस निकालने को ज़रूर बोलेगा। अब वो अलग बात है कि अगर क्वेश्चन 12 नंबर में आ रहा है या 10 नंबर में आ रहा है तो हो सकता है वो 4 पॉइंट दे दे। अदरवाइज सवालों में जर्नली एक तो इक्वेशन बनाने को बोलता है और एक एक्सपेक्टेड सेल निकालने को बोलता है। एक्सपेक्टेड सेल मैंने तुम्हें समझा दी कि पहले एक्स की वैल्यू निकालनी होती है टाइम माइनस ओरिजिन ईयर का यूज़ करके, फिर इक्वेशन में एक्स को पुट कर दिया जाता है तो हमें वाई यानी सेल्स मिल जाती है। अब देखो ये 98.94 आई है ना, ये एक्सपेक्टेड सेल है, इसी को हम ट्रेंड वैल्यूज कहते हैं। अब पॉइंट 3 समझना कि पॉइंट 3 में वो क्या कहना चाहता है। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द ईयर 1999 टू 2005। ये देखिए 1999 से लेकर 2005 तक की सेल्स हमें पता है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है, ट्रेंड वैल्यूज निकालो। यानी ये जो तुमने इक्वेशन बनाई है ना, इसकी मदद से निकालो कि कितनी सेल्स आएगी, और फिर चेक करो कि ये इक्वेशन जो हमने बनाई है क्या ये सही एक्सपेक्टेशन दे रही है। तो ज़्यादातर जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो अपनी ट्रेंड वैल्यूज को चेक करने के लिए ही जो पहले से सेल्स पता होती हैं उन सेल्स को इस फॉर्मूले से निकालते हैं। लेट मी रिपीट अगेन जिससे कि आपको बात समझ में आए। मैं कहना चाह रहा हूँ 1999 से लेकर 2005 तक की सेल हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम उसे इस फॉर्मूले से निकालेंगे। निकालने के बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में कितना गैप है। अगर वो गैप नेगलेबल है, नेगलेबल मतलब कि गैप एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो समझ लो हमारी ये जो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड हमने फिट करी है ये बिल्कुल एक्यूरेट फिट हुई है। लेकिन जो सेल्स हमें पता है और जो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे उन दोनों का गैप अगर नेगलेबल नहीं है तो इसका मतलब हमारी ट्रेंड वैल्यूज़ में गड़बड़ है। तो ट्रेंड जो हमने फिट किया है उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए ये काम किया जाता है। अब आइए एक बार करके दिखाते हैं, क्योंकि मैं तो काफ़ी टेक्निकल बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बेटर रहेगा कि पहले करके देखें। तो देखिए यहाँ पर हम ट्रेंड वैल्यूज़ निकालेंगे, तो ट्रेंड वैल्यूज़ यानी सेल्स निकालेंगे, ये एक्चुअल सेल्स है, ये ट्रेंड सेल्स हैं। तो यहाँ पर वाई सी लिख दिया करो, ठीक है। वाई सी का मतलब हो गया सेल्स साइक्लिक जो इस फॉर्मूले से आएगी, ठीक है। तो वाई सी और वाई कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए अभी बताया था ना कैसे निकाला था, ये एक्स की वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स की वैल्यूज़ तो ऑलरेडी हमारे पास है, बस यहाँ पर ये -3 पुट कर दो और इसमें जोड़ दो।
ऐसी -2 -1 0 1 2 3 जितना भी है ये सब इसमें बारी बारी से पुट करते जाओ और आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए तो कैलकुलेटर चाहिए, तो मैं यहाँ पर वीडियो को रोककर इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप इसी कैलकुलेशन को खुद भी करके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। ये x की वैल्यू उस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। ये देखिए क्लास, ये मैंने कैलकुलेटर से सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं। ये जो -3 -2 -1 ये जितने भी x की वैल्यूज़ हैं ये बारी बारी से मैं इसमें पुट करता गया और मुझे y मिल गया। तो आप देखेंगे कि ये हमारी ट्रेंड सेल है। अब यहाँ पर एक्चुअल में 82 सेल हुई है, लेकिन यहाँ ट्रेंड बता रहा है 82.11। यहाँ सेल हुई है 86, लेकिन ट्रेंड बता रहा है 83.64। तो अब आप क्या बोलोगे, अरे सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा। ऐसे चेक नहीं किया जाता बच्चों, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड सेल है, ये ट्रेंड सेल है, तो एग्जैक्टली मैच तो कभी होगी ही नहीं। इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। अगर वो डिफरेंस नेगलेबल है, मैंने बोला था नेगलेबल मतलब कि कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा, सब डिफरेंस को टोटल करने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो ट्रेंड वैल्यूज़ निकाली हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, इसीलिए देखो इसने ये बोला था ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज़ फॉर द ईयर 1999 टू 2005। तो ये देख लीजिए सारी ट्रेंड वैल्यूज़ हैं। शो दैट सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड ट्रेंड वैल्यू इज इक्वल टू 0। और शो करो कि एक्चुअल और ट्रेंड वैल्यूज़ के बीच का जो डिफरेंस है वो 0 होगा। बस अब हमें वो शो करना है। तो एक्चुअल और ट्रेंड वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो y माइनस वाई सी, तो 82 में से 82.11 घटाएंगे तो ये माइनस का 0.11 आएगा। 86 में से 83.64 घटाएंगे तो ये आएगा 2.36। 81 में से 85.17 घटाएंगे तो माइनस का 4.17। 86 में से 86.7 घटाएंगे तो 0.7, लेकिन माइनस का। 92 में से 88.23 घटाएंगे तो 3.77। और अगर हम 90 में से 89.16 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.24। और 90 में से अगर 91.39 घटाएंगे तो माइनस का 1.39 आएगा। ठीक है जी, अब इसका टोटल करिए। अगर टोटल 0 आ रहा है यानी नेगलेबल आ रहा है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है वो भी शो हो गया। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ ट्रेंड को चेक करने के लिए की जाती है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर हम इस सबको टोटल करें तो हमें 0 मिलेगा। आप चेक कर लीजिएगा 0 ही आने वाला है। ठीक, तो जब 0 आ गया तो इसका मतलब ये शो हो गया कि डिफरेंस जो है एक्चुअल और ट्रेंड वैल्यू के बीच में 0 है। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। तो 4 वैल्यूज़ निकालने को दे सकता है मैक्सिमम। आपके सामने मैंने चारों वैल्यू आपको निकालना सिखा दी। लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैसे स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करते हैं ये भी बता दिया। एनुअल चेंजेस का मतलब बी होता है ये भी बता दिया। और ये कैसे निकालना है ये भी बता दिया। और एक्सपेक्टेड सेल कैसे निकालनी है ये भी बता दिया। आई होप कि अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी बच्चों कोई डाउट रह जाता है तो मोस्ट वेलकम, आप इसे आराम से करिए, मुझे बताइए। अगर कोई भी डाउट होगा तो वी विल डिस्कस इन अ क्लास। तो फ्रॉम माय साइड टाइम सीरीज एनालिसिस इज टोटली फिनिश, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मुझे बताना हो। तो आइए अब हम चलते हैं अपने इंडेक्स नंबर के डाउट के पास। ये देखिए क्लास, ये है इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे डाउट में दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसी के लिए मैं बोल रहा था आप लोगों से कि इसे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन डाउट में आने वाला है।
बट आप लोगों ने दिया नहीं तो मुझे लगा शायद आपसे हो गया है। तो आइए करते हैं, काफ़ी सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन कई बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर। पहले तो क्वेश्चन करते हैं रीड। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 10,500। एक बंदे की जो मंथली इनकम है वो हमें गिवन है, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ इनकम हमें टोटल दे रखी है 10,500। ठीक है, बाद में कहता है इट्स गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर अ पर्टिकुलर मंथ इज 136। ये गिवन है कि कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर 136 दिया हुआ है। ठीक है, बाद में कहता है फाइंड अमाउंट ऑन फूड एंड क्लोथिंग। तो फूड पर और क्लोथ पर अमाउंट गायब कर रखा है, मिसिंग वाला सवाल है, तो वो मिसिंग वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैंने इसे एक्स लेट कर लिया और इसे मैंने वाई लेट कर लिया। ठीक, अब बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करिए जैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को हम वेट बोल सकते हैं, वैल्यूज़ बोल सकते हैं, तो ये डब्लू हो गया। और आपको याद होगा मैंने आप लोगों को फैमिली बजट मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जब पढ़ाया था तब बताया था कि अगर कभी वो इंडेक्स वर्ड यूज़ करता है तो इंडेक्स का मतलब आर होता है। जब मैंने आपसे ये कहा था कि मेथड का नाम या तो क्वेश्चन बता देता है या हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो अगर वेट गिवन हो तो समझ लो फैमिली बजट मेथड है, और अगर वेट गिवन नहीं है तो वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो यहाँ वेट और इंडेक्स यानी आर दोनों गिवन है, तो ये फैमिली बजट मेथड का सवाल है। तो देखिए सबसे पहले हम आर और डब्लू को मल्टीप्लाई करेंगे, आर डब्लू। तो 180 मल्टीप्लाई एक्स, 180 एक्स हो गया। 1470 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1470 डबल ज़ीरो। इसको करेंगे 150 वाई, इसे करेंगे 1680 मल्टीप्लाई बाय 110, तो ये आएगा 184,800, 184,800। फिर 1890 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 151,200। ठीक है, इसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको फॉर्मूला याद हो तो हमें आर डब्लू का टोटल चाहिए होगा और डब्लू का टोटल चाहिए होगा। तो पहले इसका टोटल करते हैं। तो जब इसका टोटल करोगे तो ये 1080 और 150 को इसमें नहीं जोड़ना है क्योंकि इनके साथ x और y लगा हुआ है, इसलिए 180 x और 150 y को मैंने एज इट इज़ रख दिया और बाकी नंबर मैंने जोड़ लिए। तो बाकी नंबर अगर हम जोड़ेंगे तो 4,83,000 आएगा हमारा। तो 4,83,000 इसका टोटल करेंगे तो x प्लस वाई प्लस इन नंबरों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 5,4,6,0 नहीं 5,040 यानी 5,040। ठीक है, इनका टोटल करा तो 5,040 x प्लस वाई। अब इतना करने के बाद अब आइए प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले एक कॉमन सेंस इसमें चाहिए बस सवाल में। एक बात बताओ, एक बंदे की इनकम कितनी है? 10,500 और सारे खर्चे इतने हैं। तो आपको पता ही है कि हमेशा इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होगी। अगर किसी बंदे की इनकम 500 है तो उसके खर्चे 1000 नहीं हो सकते। जितनी इनकम होगी उतने ही एक्सपेंडिचर होंगे, अगर हम ये मान लें कि वो कोई लोन वोन नहीं ले रहा तो। इसलिए ये वाला टोटल इसके बराबर होगा। तो 5,040 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10,500। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10,500, ये पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा यानी 5,040 आ गया। ठीक है जी।
इसको माइनस करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 5460। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। ठीक है क्लास, अब ये इक्वेशन बन गई। सेम एज इट इज, अब जब आप यहाँ पर फैमिली बजट मेथड लगाओगे तो एक इक्वेशन वहाँ पर बन जाएगी और दोनों इक्वेशंस को फिर आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। तो देखिए हमारा कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो 4,83,000 सिग्मा आर डब्ल्यू का टोटल 180 प्लस 150 वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। अब सिग्मा डब्ल्यू का टोटल ये लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको पता है इसका टोटल 10,500 ही होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर और इनकम अभी हमने बराबर रखे। अगर आप 5,040 एक्स वाई ले लेते तो फिर आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए 10,500। ओके, और सी एल आई कितना दिया हुआ है जी, 136, ये डाल दिया मैंने। अब देखो ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने से कितना बन जाएगा मेरे पास, ये देखिए क्लास, ये अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा 136 मल्टीप्लाई 10,500, 4,83,180 एक्स प्लस 150 वाई मल्टीप्लाई करेंगे 1428,000 आएगा, यानी 14,28,000। ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 180 एक्स प्लस 150 वाई। माइनस करो, माइनस करेंगे 9,45,000 आएगा, और 180 एक्स प्लस 150 वाई। अब ये पूरी इक्वेशन जो है वो 30 से डिवाइड हो रही है, 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 6x बच गया, ये 5y, और इसे 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 31,500। तो ये देखिए ये है मेरी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे तो ये 6 है, यहाँ खाली x है। तो आपको याद हो, अगर 10th क्लास में बहुत पहले आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, तो एक वैल्यू को हमें सेम करना होता है, तो इसलिए मैंने इसे मल्टीप्लाई करा 6 से। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y, और 6 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो 32,760 आ गया। ठीक है जी, और ये वाली इक्वेशन मैंने नीचे उतारी, 6x प्लस 5y 31,500। साइन बदलेंगे, कैंसिल, ये बच गया y, माइनस करेंगे 1,260 आ गया। अब y की वैल्यू 1,260 आ गई। अब x प्लस वाई बराबर कितना है जी, 5,460। ये देखिए इधर, ये रहा। इसमें x की वैल्यू को निकालने के लिए हम y की वैल्यू को पुट करेंगे। उम्मीद है बहुत बड़ी क्लास के बच्चे हो, एलिमिनेशन मेथड तो आता ही होगा। तो ये उधर जाके माइनस हो गया, तो 5460 माइनस 1,260, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4,200। तो ये देखिए x की वैल्यू 4,200 और y की वैल्यू 1,260। आई होप क्लास कि आपका ये डाउट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने डाउट जो है वो मेरे साथ साथ करें, इससे मुझे क्लास रिकॉर्ड करने में भी डिले होता है, और आपके डाउट भी, एक चैप्टर के डाउट अगले चैप्टर में मुझे बताने पड़ते हैं। आप लोग साथ साथ मेहनत करेंगे तो फ़ायदा रहेगा, और नहीं मेहनत करेंगे तो आपको पता ही है कि प्रॉब्लम किसको होगी। तो लिहाजा आज आपका होमवर्क है टाइम सीरीज़ एनालिसिस में जहाँ जहाँ जो जो क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मेरी साइड से चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर मुझे कोई डाउट नहीं मिलता है तो अगली क्लास हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा रिग्रेशन एनालिसिस। तो बच्चों आज की क्लास के लिए